इनको डर लगता था कि इनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, तो ये तुरंत किसी और फीमेल को इमेजिन करते थे और ये अपने आप को बताते थे कि ये थॉट इस फीमेल के बारे में है। तो बहुत ज़्यादा डरते थे, बार बार अपनी वाइफ से भी बोलना कि तुमने चेक किया, कहीं कोई भी गांठ नजर तो नहीं आ रही है। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम तब बढ़ गई जब वही चीज इनकी बेटी के लिए भी आने लगी। इनको लगने लगा कि कहीं मेरी बेटी को भी ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए। इनको डर ऐसे बैठा कि इनके क्लोज रिलेशन में जल्दी जल्दी हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये रिकवरी वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। ये केस कुछ अलग और स्पेशल मेरे लिए इसलिए रहा क्योंकि जब ये पर्सन मेरे पास सबसे पहली बार आए थे तभी इन्होंने बोला था कि अगर मैं यहाँ से भी ठीक नहीं हुआ तो मुझे इसी बात पर यकीन आ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए कि ओसीडी से कभी ठीक नहीं हुआ जा सकता। कि मैं आपके पास बहुत जगह और घूम कर ट्राई कर कर आया हूँ लेकिन कहीं से भी मेरी ओसीडी ठीक नहीं हो रही है। और मैंने गूगल पर पढ़ लिया है कि ओसीडी कभी ठीक नहीं हो सकती है और अब मेरा वही बिलीफ पक्का होता जा रहा है। फिर भी मेरा दिल कह रहा था कि एक बार लास्ट ट्राई कर लेता हूँ। अब पहली बार आते ही कोई ऐसा बोलता है तो समझिए ना कि सामने वाले पर भी कितना दूसरे की उम्मीदों का एक प्रेशर आ जाता है कि भाई ये इंसान का ये गलत बिलीफ पक्का ना हो जाए कि ओसीडी ठीक नहीं हो सकती है। तो फिर जर्नी शुरू हुई थोड़े थोड़े विश्वास के साथ कि क्या पता मैम कुछ ऐसा कर दें कि जिससे मैं ठीक हो जाऊं। बट वो थोड़ा थोड़ा सा विश्वास कुछ ही सेशंस में जमने लगा और आज रिकवर हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको इनका पूरा केस बताती हूँ। इनको डर लगता था कि इनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, तो ये ना क्या करते थे, डर की वजह से जब भी इनके दिमाग में थॉट आता था कि तुम्हारी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए, चेक करा लाओ, तो ये तुरंत किसी और फीमेल को इमेजिन करते थे और ये अपने आप को बताते थे कि ये थॉट इस फीमेल के बारे में है और वो कोई भी रैंडम फीमेल को ये अपने दिमाग में ले आते थे। अब ये डर इनका दिन पर दिन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि बार बार अपनी वाइफ को टेस्ट कराने के लिए प्रेशराइज करना। अब हो गया टेस्ट, बार बार थोड़ी ना टेस्ट होता रहेगा, बार बार थोड़ी ना आप डॉक्टर के ले जाते रहोगे और चेकअप कराते रहोगे। लेकिन इनको इतना डर लगता था, इनको लगता था कि नहीं मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा डरते थे, बार बार अपनी वाइफ से भी बोलना कि तुमने चेक किया, कहीं कोई भी गांठ नज़र तो नहीं आ रही है। रोज़ रोज़ पूछना। वाइफ भी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी कि ठीक है आपको चिंता है, मेरी कंसर्न है और 40 प्लस होने के बाद चलो केयर भी रखनी चाहिए, बट रोज़ रोज़ और दिन में कई कई बार और इतनी जल्दी जल्दी टेस्ट, ये तो सही नहीं है। लेकिन इनका ओसीडी इनको बहुत ज़्यादा डराता था। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम तब बढ़ गई जब वही चीज़ इनकी बेटी के लिए भी आने लगी। इनको लगने लगा कि कहीं मेरी बेटी को भी ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए, और जबकि बेटी सिर्फ और सिर्फ अभी 17 साल की है। अब 17 साल की बच्ची को भी कहीं ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए, ये डर इनको सताने लगा कि पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो वाइफ और फिर डॉटर के लिए भी आने लगा और ज़्यादा परेशान हो गया। छोटी बच्ची के लिए भी बोलने लगे अपनी वाइफ से कि चेक करो, इसको चेक करो, और प्रेशराइज करा के नहीं जाओ जाकर चेक कर कर बताओ। और वाइफ भी बोलने लगी कि भाई वो छोटी बच्ची है, 17 साल की है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, परेशान हो रही है, वो रो रही है, परेशान हो रही है। लेकिन इनका ओसीडी इनको फोर्स करता था और बोलता था नहीं चेक करो चेक करो। छोटी अपनी बेटी को भी ले गए डॉक्टर के पास कि इसको चेकअप करके देखो, इसके कहीं ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है। तो पूरा घर ही एक तरीके से उनसे फ्रस्ट्रेट होने लग गया था, बहुत ज़्यादा परेशानी। अब ये इनको डर बैठा कैसे, इनको डर ऐसे बैठा कि इनके क्लोज रिलेशन में जल्दी जल्दी 5 लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया, और जो बहुत ही इनके बिल्कुल क्लोज सर्कल में थी। तो अब इनको बहुत डर लगा कि अरे ब्रेस्ट कैंसर हमारी फैमिली में इतना फैल रहा है, तो इनको लगा कि कहीं मेरी वाइफ को भी ना हो जाए। और फिर वाइफ से डॉटर पर भी आ गया, और वो चीज़ नॉर्मल फियर की तरह नहीं कि भाई ऐसे तो किसी के दिमाग में भी थॉट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑब्सेशन बन गया था। बार बार वो थॉट आए तो परेशान होकर किसी और फीमेल को लाना और फिर ये बोलना कि ये तो इसके बारे में था थॉट, या फिर वाइफ से बार बार पूछना, चेकअप कराना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। कुछ ही दिनों के बाद इनको ये पता चल गया कि वाइफ की साइड भी
ऑलरेडी 2-3 लेडीज़ को कैंसर की प्रॉब्लम थी। वहाँ से इनका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। अभी तो पहले अपने साइड के रिलेटिव में ही इनको 5 लेडीज़ का वो जल्दी-जल्दी कुछ-कुछ महीनों के अंतराल पर ब्रेस्ट कैंसर की खबर मिल गई थी। और जब ये पता चला कि वाइफ की तरफ की भी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री ऐसे ब्रेस्ट कैंसर की, तो वहाँ से तो इनको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। और इन्होंने डॉक्टर से बोलकर कि प्रिवेंट करने की कोई भी मेडिसिन होती हो, कुछ भी आप चला दो मेरी वाइफ की और मेरी डॉटर की। इतनी बुरी हालत हो गई थी, सब फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वाइफ भी इनकी 4 महीने के लिए रूठ कर मैके चली गई थी कि रोज़ रोज़ मेरे जान खाते हैं। लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि ओसीडी में ऐसा ही होता है। और इनको एक तरफ ये अवेयरनेस भी थी कि हाँ, मेरा दिमाग इसको बार बार थॉट को रिपीट कर रहा है ऐसे मेरे सोचने से, या किसी और को हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी वाइफ को भी हो जाए, या टेस्ट रिपोर्ट से वो नॉर्मल आए हैं, डॉक्टर ने भी पर्सनली चेकअप कर लिया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो डर इतना ज़्यादा लगता था, इनकी पूरी बॉडी में इतना सेंसेशन, इतना कांप जाते थे, ये इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगता था कि ये डर ही जाते थे। तो अब ये सारी प्रॉब्लम से जूझ ही रहे थे। साथ के साथ इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी चल रहा था, क्योंकि इनके काफ़ी जो प्रॉपर्टी के जो इनका वर्क था उसमें ना काफ़ी करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ का कुछ इस तरह से फॉल चल रहा था। इनके पैसे कहीं पर डूब गए थे, कहीं पर इन्होंने इन्वेस्ट किया, वहाँ से कोई रिटर्न नहीं आ रही थी। इन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई थी उसमें से कुछ बिक नहीं रही थी। कुछ इस तरह से इनका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वो भी चल रहा था, स्ट्रेस भी चल रहा था। तो वो भी इनकी ओसीडी को और ज़्यादा बढ़ाता था। इन्होंने नोटिस किया कि जिस दिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं उस दिन इनका ओसीडी इनको और भी ज़्यादा परेशान करता है। अब फिर इनसे और बात हुई तो पता चला कि ये बचपन से ही कोई भी बीमारी ना हो जाए उससे भी डरते थे। तो इन्होंने याद कर कर बताया कि जब ये छोटे थे तब भी अगर इनकी मम्मी को कुछ हो जाता था, इवन उनको बुखार या कुछ भी थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती थी, तब भी इनको बहुत डर लगता था और ये बहुत रोते थे, परेशान होते थे, कई कई बार पूछते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए वो चीज़ थोड़ी कम होती चली गई। लेकिन जब हम बात करते हैं और याद करवाते हैं कि भाई आप देखो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पुराना पैटर्न है, तो इनको कई सारी चीज़ें याद आई कि एक बार ये जब 14 ईयर्स के थे तो तब भी इनके मम्मी की तबीयत काफ़ी दिनों तक ख़राब रही थी। तो ये रात को रूम में उठकर चेक करते थे अपनी मम्मी को कि मम्मी ज़िंदा है या नहीं है। लेकिन वो सब कुछ कुछ समय के लिए रहा और उसके बाद ख़त्म होता चला गया। यानी कि इनके अंदर वो जो डर था अपनों को किसी बीमारी से खोने का, वो पहले से ही था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहे तो ये मतलब कुछ समय के लिए रहता था, और लेकिन फिर कभी इतना हावी नहीं हुआ कि इतना सीवियर ओसीडी इनका बन गया। तो वो बात आई गई हो जाती थी। लेकिन इस बार जो इन पर ओसीडी ने अटैक किया है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अटैक किया। तो ये थी इनकी पूरी प्रॉब्लम। अब इसके बाद इनसे कंट्रोल तो होता ही नहीं था, क्योंकि इनको तो मेंटली वो रिप्लेस करना होता था, या अपनी वाइफ के टेस्ट कराने होते थे, या उससे बार बार कि तुम चेक करो, वो फिंगर टेस्ट लो अपना। तो वो सब चीज़ें जो है ना इनका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मैं अपनी वाइफ से पूछूँ ना, या टेस्ट ना कराऊँ, या फिर मैं इमेज रिप्लेस ना करूँ। क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम इतना ओवरलोडेड रहता था, क्योंकि एक तो वर्क का इनका बहुत प्रेशर, काफ़ी बड़ा इनका काम रियल एस्टेट का, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला इनका काम था। ऊपर से और भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनकी, ब्रदर की फैमिली भी इनके ऊपर थी। तो बहुत कुछ ऐसा ऑलरेडी स्ट्रेस भी रहता था जिससे कि इनका नर्वस सिस्टम बहुत ही ओवरलोडेड रहता था। कोई एक्सरसाइज नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं, बस ऑब्सेशन में ही उलझे रहना। तो सबसे पहले बेसिक्स ठीक किए जाते हैं। तो बहुत मुश्किल से ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन कराया, क्योंकि नहीं करना इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें, खाने पीने का जो उल्टा सीधा टाइम था, सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, वो सब बेसिक्स पहले सुधर पाए। क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं सुधरते हैं जब तक रिकवरी पूरी तरह से हो ही नहीं सकती है। तो जब बेसिक सुधरने लगे, नर्वस सिस्टम थोड़ा शांत होने लगा, जो फाइनेंशियल वरीज इनकी चल रही थी, जो बिजनेस का इनका चल रहा था, उन सब चीज़ों को कि भाई जो आप डेलीकेट कर सकते हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप दो दूसरे को, हर चीज़ में खुद क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो सब चीज़ों को बैलेंसिंग करी तो इनके अंदर थोड़ी सी शांति आनी शुरू हुई। और फिर हिप्नोथेरेपी से शुरुआत की। सो हिप्नोसिस में इनके अंदर के वो जो इनका चाइल्डहुड वर्जन था उसको शांत कराया गया। वो जो उसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस था, कि खो ना जाए, मेरे अपने दूर ना हो जाए,
उससे वो उनको जो है ना शांत कराया गया। तो वो सब चीज़ें इनको शांत जब हम करा रहे थे तो उनको एक मेमोरी रिफ्लेक्ट हुई कि जब इनकी 7 साल पहले मदर की डेथ हुई थी तो उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और उस वक्त इनके अंदर यही चला था कि अगर मैंने पहले से मम्मी के और टेस्ट करा लिए होते, अगर मैंने मम्मी का और ज़्यादा ख्याल रखा होता तो आज ये दिन नहीं आता, मेरी मम्मी अभी भी जिंदा होती। तो इनको उस बात का एक अंदर अंदर एक गिल्ट भी था जो अंदर दब गया था, लेकिन उसमें ये मेमोरी रिफ्लेक्ट हो गई और वहीं से पकड़ में आ गया कि वही गिल्ट बैठा बैठा अंदर से ये रोल प्ले कर रहा था। ये नहीं चाहते थे कोई रिग्रेट या गिल्ट कि भाई इनसे कोई भी भूल चूक हो जाए जिसकी वजह से इनकी वाइफ या बेटी को भी इस तरीके की कोई तकलीफ होकर और उनको कुछ डेथ हो जाए। हालांकि इनकी मदर की डेथ कैंसर से नहीं हुई थी, उनकी नॉर्मली डेथ थी, बट इनको अंदर अंदर से ये था कि मैंने और डॉक्टर्स को दिखाया था और टेस्ट कराए होते तो मेरी मदर बच जाती। तो वही चीज़ इनको अंदर से यहाँ परेशान करी थी, बार बार टेस्ट कराओ, बार बार चेक कराओ, ये सब चीज़ें। तो हिप्नोसिस से इनको बहुत फ़ायदा हुआ और फिर वो चीज़ इनके अंदर से सेटल होनी शुरू हुई। फिर जाकर इनको ये बात समझ में आने लग गई कि जब तक मैं रिप्लेस करता रहूँगा या जब तक मैं टेस्ट कराता रहूँगा, बार बार वाइफ से पूछता रहूँगा, ओसीडी तो ठीक होने वाली नहीं है। और इन्होंने पहले भी जहाँ पर भी ये थेरेपीज़ वगैरह लेने गए थे वहाँ पर भी ये यही गलती कर रहे थे कि इनको अगर कोई कुछ बताता था तो ये उसको फॉलो नहीं करते थे। तो फिर यहाँ पर हमने सबसे पहले स्ट्रैटेजी चेंज करी और हिप्नोसिस का सहारा लिया ताकि इनका पहले दिमाग शांत हो और बाकी बेसिक सुधरवाए। उसके बाद इनको ईआरपी की प्रैक्टिस कराना, सीबीटी, एसीटी, जो मल्टीपल साइकोथेरेपीज़ होती हैं उन सब की मदद से वो दिन आ ही गया जब ये पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। और रिकवर हुए हुए भी काफ़ी महीने हो गए हैं, क्योंकि मैं रिकवरी होने के बाद भी कई महीने के बाद ही वीडियो शूट करती हूँ ताकि वो इंसान रिकवर होने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर ले और फिर उसके बाद मैं ये वीडियो शूट करूँ। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि वो इतना ज़्यादा परेशान थे और बिल्कुल ठीक हो गए। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उनका वो झूठा बिलीफ कि ओसीडी ठीक नहीं हो सकती है वो टूट गया है, वरना वही झूठा बिलीफ पक्का हो जाता तो कितनी परेशानी होती। एक ज़िंदगी तो ऐसे ही तकलीफ़ों में गुजरती और उनकी वजह से पता नहीं और भी लोगों को ट्रांसफ़र हो सकता था ये झूठा बिलीफ, जबकि सच क्या है, ओसीडी ठीक हो जाती है। अब इनकी तो ठीक हो गई है, अगला नंबर सिर्फ आपका है। तो आपको पूरी मेहनत करनी है, जो भी मैं वीडियोस में सिखाती रहती हूँ ज़रूर सीखना है, उसको अप्लाई करना है और आप रिकवर हो जाओगे। घर बैठे ही अगर आप ठीक हो रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप भी रिकवर हो रहे हो, और अगर आप रिकवर हो जाओ और अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म करना, मैं आपके साथ शूट करूँगी आपकी रिकवरी वीडियो। ऑल द बेस्ट।